जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूपी टेट प्राइमरी के लिए जो गणित का सिलेबस है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग आज गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? संख्या और संख्या पद्धति। संख्या में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, संख्याएं आखिर कहते किसको हैं। क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से या सरलता के साथ समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या क्या है? संख्या एक अंकगणितीय मान है। संख्या क्या है? एक मान है जिसे हम किसी शब्द के द्वारा, किसी प्रतीक के द्वारा या आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम कहते हैं किसी भी गणना में या किसी भी मापन के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो संख्या क्या है? संख्या एक प्रकार का हमारा क्या है? प्रकृति, प्रतीक है। संख्या क्या है? एक प्रकार का प्रतीक है या कोई आकृति है जिसके द्वारा हम कोई गणना करते हैं या किसी का मापन करते हैं। संख्याएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार में जो मुख्य प्रकार है वो दो प्रकार है। संख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। दुनिया में या हम बात करें मैथ में, जितनी भी प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं उन्हें हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। और दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हम लोग गणित में पढ़ते हैं वे दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। उसमें से एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। संख्या रेखा क्या होती है हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल इतना समझ लेते हैं कि काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक संख्याएं क्या है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। और काल्पनिक संख्या को हम आई के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? आई के रूप में, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √1। तो काल्पनिक संख्या जिसे हम व्यक्त करते हैं आई के रूप में, जिसकी इकाई क्या है? काल्पनिक संख्या की इकाई क्या है? आई है। जिसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? √-1 के रूप में। ठीक है। वास्तविक संख्याएं, देखिए काल्पनिक संख्याएं जो है ये हमें यूपी टेट के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। यूपी टेट के सिलेबस में जो संख्या और संख्या पद्धति में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक किससे संबंधित होगा? वास्तविक संख्या से संबंधित होगा। वास्तविक संख्या क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। संख्या रेखा क्या है? यहाँ पे देखिए, ये हमने एक बनाया है संख्या रेखा। संख्या रेखा ये एक सीधी रेखा है। इसमें इसको हम मान लेते हैं जीरो संख्या। क्या मान लेते हैं? जीरो। ये हमारा क्या है? जीरो की संख्या है। जीरो से अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो दाईं ओर की जो संख्याएं हैं इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। दाईं ओर की संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोलेंगे? धनात्मक संख्याएं। और दाईं ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये संख्याएं जो है बढ़ती जाएंगी। तो दाईं ओर अगर हम जाएंगे तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही अनंत तक, जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वहां तक की जो संख्याएं हो गई ये हो गई धनात्मक संख्याएं। ठीक है, इन्हें हम एक संख्या रेखा पर समझ सकते हैं। ये जीरो के जो बाईं ओर की संख्याएं हैं इन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इन्हें कौन सी संख्याएं बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं। अगर हम जीरो के बाईं ओर जाएं तो जैसे हम दाईं ओर +1, +2, +3 इस प्रकार की संख्याएं देखते हैं, वैसे ही बाईं ओर हम देखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऐसे ही ऋणात्मक की ओर हम अनंत तक जा सकते हैं, अर्थात माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो संख्या है जिसपे हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जीरो से दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और जीरो से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, इसी रेखा को हम बोलते हैं संख्या रेखा। तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी होती हैं या जितनी भी प्रकार की होती हैं वो सारी की सारी इस संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है,
तो वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगे जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब वास्तविक संख्या जो है ये भी दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं, एक हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, और दूसरी हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की, एक होती है परिमेय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं इन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का क्या मतलब हुआ? P/Q का मतलब हुआ कि जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो हमारा Q है जिसे हम बोलते हैं हर, भिन्न में क्या होता है? एक होता ही है हमारी संख्या अंश और दूसरी हमारी होती है हर, उसी को हम बोलते हैं P/Q। तो जो ऊपर वाली संख्या है अंश और नीचे वाली संख्या क्या है? हर। तो परिमेय संख्याओं में क्या कंडीशन है कि जो हर है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता, अर्थात जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं होगी। इस प्रकार यदि हम किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश या हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको हम फिर से समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं का मतलब, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारी है 2/3, 4/5, 8/9। ठीक, इस प्रकार की संख्याएं, या 3/2। यहाँ तक कि अगर कोई संख्या 1, 2, 4, 8, 9 ये भी है, तो ये भी हमारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्याएं कैसे हैं? जैसे कि हमने बताया कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर जैसे एक है, तो अगर हम एक के नीचे एक लगा दें, या दो के नीचे एक लगा दें, चार के नीचे एक लगा दें, आठ के नीचे एक लगा दें, या नौ के नीचे एक लगा दें, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम दो को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चार को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, आठ को भी 8/1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हमारी? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ तक। अपरिमेय संख्या हमने क्या बताया कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, परिमेय संख्याओं में एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर हर हमारा जीरो है, अर्थात नीचे की संख्या जीरो है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि जब भी नीचे संख्या जीरो आती है, अर्थात हर में संख्या जीरो आती है, तो इसका मान होता है अनंत, अर्थात इसकी गणना हम नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहते। ठीक, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या मैंने बताया कि जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख पाए। जैसे अगर हम पाई की बात करें, तो पाई को लिखते हैं 22/7। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। पाई जो है परिमेय है या अपरिमेय है? तो पाई जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? पाई का जो निकटतम मान होता है वो होता है 22/7। कहने को हम कह सकते हैं कि पाई भी जो है वो भिन्न के रूप में है, अर्थात P/Q के रूप में है। लेकिन ये जो है पाई का मान जो है वो 22/7 के लगभग बराबर होता है, ना कि पूरा बराबर होता है। इसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, पाई बराबर 22/7। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि पाई हमारा किसके बराबर है? 22/7 के। जबकि पाई की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 3.14 समथिंग ऐसे बढ़ती जाती है, अर्थात 3 दशमलव के बाद यहाँ पे संख्याएं कभी भी समाप्त नहीं होती। दशमलव के बाद जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं, तो दशमलव के बाद संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए हम इसको कभी भी भिन्न के रूप में बदल नहीं सकते। ठीक है यहाँ तक। तो पाई हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार अपरिमेय संख्याओं को फिर से देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, उदाहरण के लिए √2। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? √2, √3,
√5। ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है यहाँ तक? क्यों? क्योंकि अगर हम √2 की वैल्यू निकालेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1.414213 डॉट 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 डॉट, मीन्स ये बढ़ती जाएंगी। अर्थात √2 की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो दशमलव के बाद ये संख्याएं जो हैं वो आती जाएंगी, कभी भी समाप्त नहीं होंगी। इसलिए इसको हम कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसको कभी भी हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे √3 की वैल्यू निकालेंगे तो √3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये भी जो है दशमलव के बाद, अर्थात दशमलव के बाद ये भी संख्याएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसलिए इसको भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है? इसलिए √2, √3, √5 ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है यहाँ तक? तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हमने कौन सी संख्याएं बताई कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। और जिन्हें हम इस पर प्रदर्शित नहीं कर सकते वो कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? आई के रूप में। इसकी इकाई क्या है? √-1। ठीक। वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में, जहां पे q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q हमारा क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात अंक हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ भी q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्याओं में हमने आपको बताया एग्जाम्पल, जैसे 1, 2, 5/4, 3/2। ठीक है? यहाँ तक कि दशमलव की संख्या है 1.5, 2.4। जैसे 1.5 कैसे है? 1.5 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1.5, और चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे एक के बाद कितने जीरो लगाते हैं? एक जीरो। तो ये हो जाएगा 15/10, अर्थात ये हो जाएगा 3/2। अर्थात 1.5 को हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3/2 के रूप में। ठीक है यहाँ तक? इसलिए 1.5, 2.4 ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात √2, √3, √5, ये हमारा पाई। ठीक। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब भी हम इनका मान निकालेंगे तो इनकी जो संख्याएं आती हैं उनका जो मान आता है वो ऐसा आता है कि दशमलव के बाद संख्याएं जो है कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए हम इसको भिन्न के रूप में या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है यहाँ पे? अब हमने देखा कि दो प्रकार की संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक। अब परिमेय संख्याओं में भी हमारे पास 3 प्रकार की संख्याएं हैं। कितनी प्रकार की संख्याएं हैं? 3 प्रकार की, जिसमें से एक हमारी है प्राकृतिक संख्या, एक हमारी है पूर्ण संख्या और एक हमारी है पूर्णांक संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। इसको हम परिमेय संख्या को यहां से समझ सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से। तो 1 से लेके जो अनंत तक की संख्याएं हैं वो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? अगर इसी में हम ले लें 0, प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम किसको ऐड कर लें? 0 को ऐड कर लें, तो 0 से लेके, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है? और एक हमारी होती है पूर्णांक संख्याएं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारी है पूर्ण संख्या और ये हमारी है पूर्णांक संख्या। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 से स्टार्ट होंगी कहाँ तक? अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याओं का मतलब है कि जो भिन्न के रूप में ना हो, पूर्ण रूप से हो, अर्थात -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 लेके कहाँ तक? अनंत तक की संख्याएं। इधर भी अगर माइनस में देखें
तो यहाँ पे -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। ऐसे ही हम जहाँ तक संख्याएं माइनस में सोच सकते हैं अनंत तक, अर्थात पूर्णांक संख्याएं, अर्थात संख्या रेखा पर वे सारी संख्याएं, अर्थात माइनस इनफाइनाइट से लेके -1, 0 और 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब जितनी भी प्रकार की ऋणात्मक संख्या है, जितनी भी प्रकार की धनात्मक संख्या है और जो संख्या 0 है। लेकिन पूर्णांक संख्याएं ये भिन्न में नहीं हो सकती, ठीक है, भिन्न में नहीं हो सकती। आगे हम पढ़ेंगे भिन्न संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो अभी हम केवल देखेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या अर्थात वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 से, यही प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 भी ले ऐड कर लें, तो 0 को भी शामिल कर लें, तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और पूर्णांक संख्याओं में क्या है कि 0 से लेके अनंत तक तो है ही, इसके साथ ही हम माइनस वाली संख्याओं को भी ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें संख्या रेखा पे, तो ये हमारी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इसी में 0 ऐड कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं, और अगर हम इसमें ये माइनस वाली संख्या को भी ले लेते हैं तो ये सारी की सारी हमारी कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं हो जाती। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारे हो गए वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हमने 3 प्रकार पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में ध्यान देंगे। इसके बाद हमने अपरिमेय संख्या पढ़ा ही कि जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक, इसके बाद कुछ और भी प्रकार हैं। जैसे एक हमारा है सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याओं का मतलब है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या ऐसी पूर्ण संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं या विभक्त हो जाएं। जिन्हें अगर हम 2 से भाग दें तो पूरी की पूरी संख्याएं कट जाएं, उसमें कोई भी शेषफल ना बचे, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 0, 2, 4, 8। इसका मतलब है जैसे मान लो हो गई हमारी संख्या 12, 18, जब भी हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक, सम संख्याओं को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जिसके इकाई के अंक में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 8 आए, इस प्रकार की संख्याएं जहां भी आती हैं, 6 भी आए। ठीक, तो जिसके इकाई के अंक में क्या क्या संख्या आ जाए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई में हमें कहीं भी ये संख्याएं देखने को मिलती हैं तो वे सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर वो जो है संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो। जैसे 1, 3, 6, 7, 5, सॉरी 6 नहीं होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। जैसे 13 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। अर्थात ये संख्या जो है वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही है। इसलिए इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या पहचानने का क्या तरीका है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 आ रही है तो वो संख्या हमारी कौन सी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? विषम। और अगर किसी संख्या के इकाई में हमें 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा है तो ये संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या बताया कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं या जिनके इकाई के अंक में हमें क्या मिलता है? 0, 2, 4, 6, 8। और विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं और जिनके इकाई के अंक में हमें क्या मिलता है? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारी सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके बाद हमारा एक प्रकार और बचता है जिसमें से हम बोलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है?
तो देखिए, किसी भी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं, अर्थात वो कितनी संख्याओं से कटती है, ठीक, उस आधार पे हम बता सकते हैं कि वो संख्या जो है भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, अन्य संख्याओं से भी क्या होती है? विभाजित होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे मान लीजिए हमारी पास कोई संख्या है 10, ठीक, 10 को अगर हम भाग दें तो ये एक से भी कट जाएगा, 1.10, ठीक। अगर 10 को हम भाग दें तो 2 से भी कट जाएगा, 2×5 = 10। अगर हम इसको 5 से भाग दें तो 5 से भी कट जाएगा, 5×2 = 10। और अगर 10 को हम 10 से काटें तो ये 10 से भी कट जाएगा, 10×1 = 10। इसका मतलब है कि जो 10 है वो हमारा 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। किससे किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो एक अर्थात 1 से और स्वयं अर्थात 10 से कट रही हैं, साथ ही साथ उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रही हैं, ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्याएं कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहें हैं। ठीक, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। किससे विभाजित होती हैं? केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित होती हैं। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, एक है 3। 3 को अगर देखें तो 3 जो है वो एक से विभाजित होगा, एक तिक्के 3, और 3 जो है वो 3 से विभाजित होगा, 3×1 = 3। इसका मतलब है कि 3 जो है केवल किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसलिए हम 3 को कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान देंगे, भाज्य संख्या हमने क्या बताया? भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं, किसके कारण? एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2, 2 किससे कटेगा? एक से कटेगा और 2 से कटेगा। 3, 3 किससे कटेगा? एक से कटेगा और 3 से कटेगा। 5, 5 किससे कटता है? एक से कटता है और 5 से कटता है। 7, 7 किससे कटता है? एक से कटता है और 7 से कटता है। ऐसे ही हमारे पास 11, 11 किससे कटेगा? एक से कटेगा और 11 से कटेगा। अर्थात वे संख्याएं जो केवल और केवल एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं या विभाजित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे हम देखें तो एक जो संख्या है, एक, वह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक जो है वह केवल एक से ही विभाजित होता है, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या की परिभाषा में आता है, ना ही अभाज्य संख्या की परिभाषा में आता है। तो एक हमारा ऐसी संख्या है जिसे हम ना तो भाज्य संख्या कहते हैं, ना ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो हमने आज जो संख्या एवं संख्या पद्धति में जो टॉपिक देखा है, हमने क्या देखा है? केवल संख्या देखा है, किसे कहते हैं, और संख्या के प्रकार देखा है। संख्या के प्रकार में हमने देखा वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद हमने देखा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, फिर हमने देखा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो हमारी संख्या पद्धति है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ठीक, संख्या पद्धति में क्या है? बहुत सारे टॉपिक हैं। हर टॉपिक से, संख्या पद्धति से हर साल यूपी टेट या सी टेट में प्रति वर्ष 3 से 4 प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। अगर ध्यान देंगे तो आपको 1-2 प्रश्न तो जरूर मिलेंगे, कुछ ना किसी टॉपिक से, संख्या एवं संख्या पद्धति के किसी न किसी टॉपिक से आपसे 3-4 प्रश्न, 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न जरूर मिलेंगे। यहाँ पे हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बता सकें कि किस प्रकार से इन 2 टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया है, केवल हमने क्या पढ़ाया है? संख्या और संख्या के प्रकार, और केवल इन्हीं एक टॉपिक से
हमारे कितने प्रश्न जो हैं यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। जैसे कि एक ये हमारा प्रश्न है जो कि पूछा गया है यूपी टेट परीक्षा 2021 का जो री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आज हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देखेंगे। इन प्रश्नों को हमने एक जो है मॉडल के रूप में दिया हुआ है कि आप इनको देखिए, समझिए कि किस तरीके से प्रश्न जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हें लगाने का प्रयास कीजिए। इसकी जो आंसर है ये कैसे लगेंगे, इनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट टॉपिक से मिलेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्ट इस टॉपिक से नहीं होंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। अर्थात इस टॉपिक को समझने के बाद हमें उसको इन प्रश्नों पे अप्लाई करना है, तभी हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये उत्तर को, ये प्रश्न को कैसे हल करना है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज केवल हमने आपको ये दिखाने के लिए इस प्रश्न को यहाँ पे ऐड किया है ताकि आप समझ सकें कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, ठीक है, उनका लेवल क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए एक टॉपिक हमने रखा है, ये क्या है, 2021 के री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दो पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है। क्या है, दो पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है। हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, हमने परिमेय संख्या भी पढ़ा है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, हमने इसको भी पढ़ा है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, हमने अभी क्या पढ़ा था, पूर्णांक संख्याएं भी हम पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्याएं भी पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ चुके हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हमें सोचना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा गलत है। प्रश्न में हमेशा ध्यान देंगे कि हमें ये जरूर देख लेना है कि हमें कौन सा उत्तर या कौन सा ऑप्शन चुनना है, हमें सही उत्तर चुनना है या गलत उत्तर चुनना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सही नहीं है, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन या कौन सी जो लाइन दी गई है वो गलत है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न हमारा पूछा गया है यूपी टेट 2019 में। इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। इसको तो हमने अभी अभी सीधे बताया था आपको, नोट में हमने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है, तो ये सीधे सीधे हमारा गलत हो जाता है। फिलहाल हम आज उत्तर नहीं देख रहे हैं, हम केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हमने भाज्य संख्या भी पढ़ी हुई है, हमने विषम संख्या भी पढ़ी हुई है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, हमने सम अभाज्य संख्या भी पढ़ी है, सम संख्या भी पढ़ी हुई है, अभाज्य संख्या भी पढ़ी हुई है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या हमने आपको बताया ही है। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होती है, हमने देखिए सरल रेखा को भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखिए हमने सरल रेखा, हमने क्या बताया, ये क्या है, सरल रेखाएं। सरल रेखा पे संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इधर देखें तो 0 से लेके अनंत तक धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर 0 से बाईं ओर जो है ये ऋणात्मक अनंत संख्याएं होती हैं, मतलब संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं होती हैं। और ये प्रश्न अगर हम देखें तो सीधे सीधे हमें संख्या रेखा से मिल रहा है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होती है। बिंदुओं की संख्या का मतलब अगर ये सरल रेखा है, इतनी संख्याएं, हम इसमें बहुत सारी बिंदु देख सकते हैं। अगर संख्याएं अनंत है तो बिंदु भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारा ज्यामिति का भी प्रश्न बन जाता है और संख्या रेखा का भी प्रश्न बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, असंख्य। इसमें देखें तो इसको हमें सरल करना है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। ये दो टॉपिक से मिला हुआ प्रश्न है, इसको पहले हम सरल करेंगे। सरल करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो संख्या मिल रही है वो अभाज्य संख्या है कि सम संख्या है या 2/2 का गुणक है या विषम संख्या है। तो ये कहाँ पूछा गया है, यूपी टेट 2019 में। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य हमने अभाज्य संख्या भी पढ़ा हुआ है, पूर्णांक संख्या भी पढ़ा हुआ है। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण से इतर, ऋण से इतर, ऋण से इतर का मतलब है कि धनात्मक संख्या है। कभी कभी आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा, ठीक है, इसीलिए हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं ताकि हमें उस शब्द का अर्थ भी पता चल जाए। तो ऋण से इतर, ऋणोत्तर का मतलब क्या है कि धनात्मक संख्या, अर्थात जो ऋण से इतर अर्थात ऋण से अलग संख्याएं हैं, ठीक। यदि यक्स वाई शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं, हमने आपको बताया वास्तविक संख्याएं, उससे ये प्रश्न हमारा आया हुआ है। एक प्रश्न यहाँ देखें तो परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती, कौन सी, तो हमने परिमेय संख्याएं भी पढ़ी हुई हैं। हमें यहाँ पे परिमेय संख्याओं का एप्लीकेशन लगाना है कि परिमेय संख्याओं के माध्यम से हमें इस सवाल को हल करना है।
तो जैसे कि हमने आपको दिखाया, ये प्रश्न भी हमारा कहाँ पूछा गया है, यूपी टेट 2018 में। हमने यहाँ पे केवल 2018, 2019, 2020, 2021 के प्रश्न निकाले हुए हैं। अभी कुछ प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में भी छूटे हुए हैं। ठीक है, हम जब प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो सभी शिक्षक साथी जो है इन प्रश्नों को एक बार अपने स्वयं से करने का प्रयास करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और इसका ये सवाल कैसे लगेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ये हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। हमने टॉपिक से संबंधित जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिया गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़कर वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।